ओके, तो इस वीडियो में देखेंगे एंजियोफाइब्रोमा के बारे में। ये एंजियोफाइब्रोमा ये एक बिनाइन ट्यूमर है ऑफ द नेजोफेरिंक्स। एंजियोफाइब्रोमा इट इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ नेजोफेरिंक्स विच इज़ लोकली इन्वेजिव। जबकि बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में इन्वेड नहीं करते, लेकिन एंजियोफाइब्रोमा बिनाइन ट्यूमर होने के बावजूद भी इट इज़ लोकली इन्वेसिव। एंजियोफाइब्रोमा का दूसरा नाम क्या होता है? नेजोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा या फिर नेजोफेरिंजियल फाइब्रोमा और जुवेनाइल नेजोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा। ये सारे उसके दूसरे नाम्स हो गए। उसके बाद इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। तो एंजियोफाइब्रोमा होता है वो प्रीडोमिनेंटली इन द मेल्स होता है, कि मेल में डेवलप होता है एट द एज ऑफ अराउंड प्यूबर्टी। ठीक है, कौन सी? सेकेंड डिकेड ऑफ द लाइफ, 10 to 20 ईयर्स ऑफ एज, बिटवीन 10 to 20 ईयर्स ऑफ एज, जब बच्चा जो होता है वो प्यूबर्टी में एंटर हुआ होता है तब। अब जो पेशेंट को एंजियोफाइब्रोमा डेवलप हुआ है उनकी स्टडी से ये पता चलता है कि ऐसे पेशेंट्स में पहले से ही एक हेमाटोमेटस निडस प्रेजेंट था। ठीक है, जो नेजोफेरिंक्स की जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें उनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, उसमें एक अबनॉर्मल ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट थे, वो थे हेमाटोमेटस निडस के इन द वास्कुलर टिश्यू ऑफ द नेजोफेरिंक्स। अब जब चाइल्ड होगा वो प्यूबर्टी में एंटर होगा, उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो सिक्रीशन उसका बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो गई। अब टेस्टोस्टेरोन जब इस पर एक्ट करता है तो उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से अल्टीमेटली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंजियोफाइब्रोमा। तो ये हो गई उसकी पूरी इटियोलॉजी। मेल में होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, अराउंड प्यूबर्टी। जो पेशेंट में पहले से होता है वो हेमाटोमेटस निडस ऑफ द वास्कुलर टिश्यू इन नेजोफेरिंक्स। जब टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होना स्टार्ट होगा, लेवल बढ़ेगा, तो उसकी वजह से इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी विच विल अल्टीमेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंजियोफाइब्रोमा। उसके बाद साइट ऑफ ओरिजिन एंड ग्रोथ कहाँ पे होती है? तो जो साइट ऑफ ओरिजिन है वो पहले क्या थी? रूफ ऑफ द नेजोफेरिंक्स, या कह सकते हैं बेस ऑफ द स्कल। तो ये मानी जाती थी कि ये होगी साइट ऑफ ओरिजिन, लेकिन अब ये बिलीव किया जाता है कि इसकी साइट ऑफ ओरिजिन है स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन। स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन, इट इज़ द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोफाइब्रोमा। उसके लिए एनाटॉमी स्फीनोपैलेटाइन फोसा की आनी चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर डिटेल में पढ़नी हो तो एनाटॉमी ऑफ लेटरल वॉल ऑफ द नोज वाला वीडियो देखो, इसमें मैं शॉर्ट में बना देता हूँ इसकी एनाटॉमी। तो ये है स्फीनोपैलेटाइन फोसा की एनाटॉमी। ठीक है, हम साइड व्यू से देखें तो ये ऑर्बिट है, ये मैक्सिलरी साइनस होता है। क्या ऑर्बिट के नीचे मैक्सिलरी साइनस और पीछे होता है ये टेरिगोइड प्लेट। ठीक है, टेरिगोइड प्लेट फ्रॉम द स्पिनोइड बोन। अब मैक्सिलरी साइनस और टेरिगोइड प्लेट के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो फोसा है, कि ये होता है स्फीनोपैलेटाइन फोसा। इसकी एंट्री, तो इसकी बाउंड्रीज देखते हैं, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन सबसे पहले देखते हैं। सपोज ये हमारा आगे से देखते हैं, आगे का फेस है, यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस होता है। अब मैक्सिलरी साइनस के हम अंदर यहाँ से पीछे जाएंगे तो क्या होगा? स्फीनोपैलेटाइन फोसा प्रेजेंट हो गया। उसके पीछे क्या होगा? टेरिगोइड प्लेट प्रेजेंट होगी। ये हो गए आगे से। अब अगर ये हमारी नेजल सेप्टम है, ठीक है, ये लेटरल वॉल होती है। यहाँ पे सब टर्बिनेट्स या कॉन्का प्रेजेंट होता है लेटरल वॉल में। लेटरल वॉल में मिडल टर्मिनेट के पीछे 1 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिडल टर्मिनेट देयर इज ओपनिंग विच इज़ नॉन एज स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन। यहाँ पे होगी। सपोज ये मेरी जो फिंगर है 3, ये लेटरल वॉल ऑफ द नोज है। ठीक है, ये सुपीरियर टर्मिनेट या कॉन्का, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर टर्मिनेट। 1 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिडल टर्मिनेट देयर इज ओपनिंग विच इज़ नॉन एज स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग होगी इन द लेटरल वॉल ऑफ द नोज। अब हम इस स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन के अंदर जाएंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? बिहाइंड द मैक्सिलरी साइनस। क्या बिहाइंड द मैक्सिलरी साइनस और एंटीरियर टू द टेरिगोइड प्लेट। ये फोसा को बोलना है स्फीनोपैलेटाइन फोसा। तो जो लेटरल वॉल ऑफ द नोज होगी वो स्फीनोपैलेटाइन की मीडियल वॉल फॉर्म करेगा। समझ आ रहा होगा? सपोज ये हमारी लेटरल वॉल ऑफ द नोज है, यहाँ पे टर्मिनेट्स प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। अब लेटरल वॉल के साइड में, लेटरल वॉल ऑफ द नोज के लेटरली यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट होता है। अब मैक्सिलरी साइनस इसके पीछे प्रेजेंट होता है स्फीनोपैलेटाइन फोसा। लेटरल वॉल ऑफ द नोज की जो लेटरल साइड होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है बिहाइंड द मैक्सिलरी साइनस। और जो यहाँ पे मिडल टर्मिनेट होगा उसके 1 सेंटीमीटर बिहाइंड, ठीक है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बिहाइंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन। तो यहाँ लेटरल वॉल ऑफ द नोज से हम स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन में जाएंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे? स्फीनोपैलेटाइन फोसा में। ये मैक्सिलरी साइनस, पीछे स्फीनोपैलेटाइन फोसा, उसके पीछे होगा टेरिगोइड प्लेट्स। और डिटेल में देखना हो तो वीडियो देख लो ऑफ द एनाटॉमी ऑफ लेटरल वॉल ऑफ द नोज। अब इसके कनेक्शन कौन कौन से वो देखते हैं। मीडियली देखा था हमने, मीडियली क्या होगा? लेटरल वॉल ऑफ द नोज। ठीक है, लेटरल वॉल ऑफ द नोज से हम अंदर आएंगे तो नेजोफेरिंक्स होगा, नेजल कैविटी होगी, वो सब होगा मीडियली। लेटरली क्या होगा?
लेटरली इंफ्राटेम्पोरल फोसा होता है। अब इंफ्राटेम्पोरल फोसा और स्पिनोपैलेटल फोसा होता है, उसको कनेक्ट कौन करता है? टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, ठीक है। इट कनेक्ट्स इंफ्राटेम्पोरल फोसा विद द स्पिनोपैलेटल फोसा। तो इसके कनेक्शन कौन से हो गए? स्पिनोपैलेटल फोरामेन के मीडियली नेजल कैविटी और नेजोफेरिंग्स, लेटरली स्पिनोपैलेटल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा या इंफ्राटेम्पोरल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा नहीं, इंफ्राटेम्पोरल फोसा, और सुपीरियरली इंट्राक्रेनियल, ठीक है, उसमें मिडल क्रेनियल फोसा। तो कनेक्शंस कौन से हो गए? स्पिनोपैलेटल फोसा के मीडियली क्या प्रेजेंट होगा? नेजल कैविटी और नेजोफेरिंग्स, एंटीरियरली मैक्सिलरी साइनस और उसके ऊपर ऑर्बिट, और लेटरली टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, फिर इंफ्राटेम्पोरल फोसा, सुपीरियरली क्रेनियल कैविटी, ठीक है, क्रेनियल कैविटी में मिडल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियरली टेरिगोइड प्लेट। ये हो गए उसके कनेक्शंस ऑफ स्पिनोपैलेटल फोसा। पैथोलॉजी देखते हैं। अब एंजियोफाइब्रोमा के नाम में ही है एंजियो मीनिंग ब्लड वेसल्स या वास्कुलर, फाइब्रो मीनिंग फाइब्रस टिश्यू, ओमा मतलब बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, पीछे ओमा होता है तो बिनाइन ट्यूमर, पूरा कार्सिनोमा प्रेजेंट लिखा हुआ होता है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये याद रखना। और एंजियोफाइब्रोमा में इज फॉर्म्ड बाय वास्कुलर टिश्यू एंड फाइब्रस टिश्यू। इसमें देख सकते हो कि मसल कोट है, वास्कुलर जो ब्लड वेसल में मसल कोट होता है वो एब्सेंट होता है। मसल कोट का फॉर्मेशन क्या होता है? जब ब्लीडिंग होती है तो हीमोस्टेसिस होता है। हीमोस्टेसिस का फर्स्ट स्टेप कौन सा था? वेजो कंस्ट्रिक्शन। मस्कुलर कोट नहीं होगा तो जो वाजो कंस्ट्रिक्शन होना चाहिए वो भी नहीं होगा, उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होगी वो स्टॉप नहीं होगी, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। ये होगी पूरी पैथोलॉजी ऑफ द एंजियोफाइब्रोमा। ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट में रिकरेंट एपिस्टैक्सिस होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो फर्स्ट या मेजर कंप्लेंट सिम्टम होती है पेशेंट को वो होती है रिकरेंट एपिस्टैक्सिस। और ये होती क्यों है? बिकॉज मसल कोट इन द ब्लड वेसल इज एब्सेंट विच लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ वाजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। मसल कोट नहीं होगी तो वाजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी विच लीड्स टू रिकरेंट एपिस्टैक्सिस। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ एंजियोफाइब्रोमा क्या हो गया? ठीक है, सबसे पहले देखा था मीडियली क्या प्रेजेंट होता है? नेजल कैविटी, तो नेजल कैविटी में एक्सटेंड होता है, फिर क्या करेगा? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, रिकरेंट एपिस्टैक्सिस, नेजल डिस्चार्ज, ये सब होगा इफ इट एक्सटेंड इनटू द नेजल कैविटी। फिर एंटीरियरली और क्या प्रेजेंट होता है? इन द लेटर वॉल ऑफ द नोज, टर्बिनेट्स, ठीक है, टर्बिनेट्स के नीचे मिएटस होती है जहाँ पे पैरानेजल साइनस की ओपनिंग होती है, वहाँ पे अगर एक्सटेंड हो गया तो ओपनिंग होती है उन सबको ब्लॉक कर देगा, उसकी वजह से साइनोसाइटिस होगा। साइनोसाइटिस ऑफ मोस्ट कॉमनली कौन सी इन्वॉल्व होती है? वो होती है मैक्सिलरी स्फिनॉइड, ठीक है, जो आसपास की होती है वो मैक्सिलरी स्फिनॉइड, इथमॉइड, ये सारी साइनस का इन्फेक्शन होगा। उसके बाद लेटरली अगर एक्सटेंड किया तो लेटरली प्रेजेंट होता है स्पिनोपैलेटल फोसा, उसके लेटरली इंफ्राटेम्पोरल फोसा, क्या चीक एरिया लेटरली एक्सटेंड हुआ तो ये होगा, इस यहाँ पे एक्सटेंड होगा। उसके बाद एंटीरियरली एंड सुपीरियरली, ठीक है, पैरानेजल मैक्सिलरी साइनस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट में एक्सटेंड हुआ तो उसकी वजह से इट विल लीड टू, जो ऑर्बिट आईबॉल होते हैं वो आगे की तरफ पुश हो जाएगी, कि ऑर्बिट होती है वो आगे की तरफ पुश हो जाएगी, इसको कहते हैं प्रोप्टोसिस। अब ऑर्बिट में एंटर कहाँ से करेगा? तो जो ऑर्बिट का लेवल होता है उससे नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंजियोफाइब्रोमा, तो इट विल एंटर थ्रू द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, और सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करेगा? एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट। ये तो एंटर कहाँ से होता है? थ्रू इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, और फिर डिस्ट्रॉयस एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट। अब सुपीरियरली क्या प्रेजेंट था? क्रेनियल कैविटी का कौन सा पार्ट में एक्सटेंड करेगा? मिडल क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल फोसा में एंटर कहाँ से हो सकता है? थ्रू द रूफ ऑफ द नेजोफेरिंग्स, ओके, या फिर बेस ऑफ द स्कल, वहाँ से एंटर हो सकता है, या फिर स्फिनोइड साइनस की जो वॉल होती है ये वो कनेक्ट कहाँ पे करती है? सेला टर्सिका में, जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो इट कैन एंटर आइदर थ्रू रूफ ऑफ नेजोफेरिंग्स
रूफ ऑफ नेसोफेरिंक्स क्या कह सकते हैं, बेस ऑफ स्कल, या फिर और थ्रू स्फिनोइड साइनस। ये होगी उसकी एक्सटेंशंस, ठीक है। नेजल कैविटी, पैरानेजल साइनस, स्फिनोपैलेटल फोसा, इंफ्राटेम्पोरल फोसा, चीक, ऑर्बिट और क्रेनियल कैविटी। अब ये जो स्प्रेड था, ठीक है, ऑफ द एंजियोफाइब्रोमा, जहाँ जहाँ पे एक्सटेंड करा था उसको हमने ग्रेड्स में डिवाइड किया होता है, और ये ग्रेडिंग सिस्टम का नाम क्या है, रेडकॉफ्स्की स्टेजिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्प्रेड था वो मीडियल स्प्रेड था। मीडियल स्प्रेड में क्या था, थ्रू द नेजोफेरिंक्स और नोज। इसका जो स्टेज है वो, सॉरी, सबसे पहले मैं मीडियली स्प्रेड हो सकता है, उसके बाद लेटरली स्प्रेड हो सकता है, और लास्ट में इंट्राक्रेनियल स्प्रेड। ये सारे स्प्रेड्स हो गए ऑफ द एंजियोफाइब्रोमा, मीडियल, लेटरल और इंट्राक्रेनियली। जो मीडियल स्प्रेड होता है उसका स्टेज होता है स्टेज 1, लेटरली का स्टेज 2, और इफ इंट्राक्रेनियली का स्टेज होता है वो होता है स्टेज 3। मीडियली सबसे पहले क्या आता है, नेजोफेरिंक्स या नोज आता है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर स्प्रेड हुआ तो उसको कहते हैं स्टेज 1A। उसके बाद साइनसेस होते हैं, साइनसेस में अगर स्प्रेड हुआ तो 1B। ये हो गए मीडियल स्प्रेड के स्टेजेस। उसके बाद लेटरली सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, तो वो जाएगा स्फिनोपैलेटाइन फोसा में, फिर वो पूरा कम्प्लीटली फिल होगा, उसके बाद स्फिनोपैलेटाइन फोसा से कहाँ पे जाएगा, ऑर्बिट में, ऑर्बिट में जाएगा, फिर वो पूरा फिल होगा। अब ऑर्बिट में जाने से क्या हुआ, ऑर्बिट बाहर की तरफ पुश होता था, उसको क्या बोलते थे, प्रोप्टोसिस। ऑर्बिट में जाने के बाद ये और लेटरली जाएगा इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। एट द कौन से एरिया में प्रेजेंट होता है, चीक का जो एरिया होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे होगा स्वेलिंग ऑफ द चीक, होगी। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक फेशियल अपीयरेंस है, ये स्पिनोपैलेटाइन फोसा पूरा कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। उसकी वजह फिर ऑर्बिट जो होगी, आईबुल होगा, वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करेगी, प्रोप्टोसिस, फिर स्वेलिंग ऑफ चीक होगी। ये जो टिपिकल फेशियल अपीयरेंस बना उसको बोलते हैं फ्रॉग फेसिस। ये इमेज में देखते हैं, यहाँ पे स्पिनोपैलेटाइन फोरा में ओरिजिनेट हुआ एंजियोफाइब्रोमा, वो एंटी है, इसकी साइज़ एनलार्ज होती गई, उसकी वजह से मैक्सिलरी साइनस था वो एंटीरियरली पुश हुआ, ठीक है, तो जो यहाँ का एरिया होता है मैक्सिलरी साइनस का वो थोड़ा स्वेलिंग हो गई वहाँ पे। फिर उसके बाद ऑर्बिट आगे की तरफ पुश हुई, ठीक है, तो वहाँ प्रोप्टोसिस हुआ। उसके बाद ये लेटरली एक्सटेंड हुआ इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा, वहाँ पे वो कम्प्लीटली फिल हुआ, तो उसकी वजह से स्वेलिंग ऑफ द चीक हो गई। तो ठीक है, टिपिकल अपीयरेंस को बोलते हैं फ्रॉग फेसिस। अगर ये स्पिनोपैलेटाइन फोसा में गया तो वो स्टेज होगा 2A, या ऑर्बिट में गया तो 2B, और इंफ्राटेम्पोरल फोसा में गया तो 2C। ये हो गए स्टेजेस इन द लेटरल स्प्रेड। अब इंट्राक्रेनियल स्प्रेड कौन से हो सकते हैं, या तो लिमिटेड स्प्रेड हो सकता है या फिर एक्सटेंसिव स्प्रेड हो सकता है। अब लिमिटेड स्प्रेड का स्टेज होगा वो 3A और एक्सटेंसिव का 3B। ये हो गए पूरे स्टेजिंग ऑफ द एंजियोफाइब्रोमा एक्सटेंशन। मीडियल में नेजोफेरिंक्स, नोज, साइनसेस, लेटरली स्पिनोपैलेटाइन फोसा, फिर उसके बाद ऑर्बिट में, फिर उसके बाद इंफ्राटेम्पोरल फोसा में। और ये टिपिकल फेशियल अपीयरेंस का नाम है फ्रॉग फेसिस, जहाँ पे प्रोप्टोसिस होता है और स्वेलिंग ऑफ द चीक। उसके बाद इंट्राक्रेनियल स्प्रेड वो होता है लिमिटेड या तो एक्सटेंसिव। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, एज और सेक्स, मेल में होता है इन द सेकेंड डिकेड ऑफ द लाइफ या 10 to 20 ईयर्स। उसके बाद देखा था हमने रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, ये मेजर कंप्लेन होगी ऑफ द पेशेंट, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस। इसके बाद थर्ड होगी वो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन थी, प्रोग्रेसिव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। प्रोग्रेसिव इसलिए क्योंकि नेजो एंजियोफाइब्रोमा की साइज बढ़ती है, ठीक है, वो अलग अलग साइज में एक्सटेंड होता रहता है, इसलिए प्रोग्रेसिव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसकी वजह से जो हम स्पीच कर बोलते हैं तो जो वॉइस रेजोनेट होनी चाहिए वो नहीं होगी, तो उसकी वजह से जो साउंड होगी वो हाइपोनेजल स्पीच होगी। इसके बाद फोर्थ होगा यूस्टेचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। अगर एंजियोफाइब्रोमा की साइज बढ़ी तो वो यूस्टेचियन ट्यूब होती है लेटरली, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रोनिक सीरियस ओटाइटिस मीडिया
which will ultimately leads to the conductive hearing loss. Okay, eustachian tube obstruction. फिर फिफ्थ होगी वो मास इन द नेजोफेरिंग्स, मास इन द नेजोफेरिंग्स। अभी मास के जो अपीयरेंस है वो कैसा होगा, या ट्यूमर वो सिसाइल होगा, या तो लोब्यूलेटेड हो सकता है या फिर स्मूथ हो सकता है। सिसाइल, फिर लोब्यूलेटेड और स्मूथ, विच विल ऑब्स्ट्रक्ट आइदर वन और बोथ पोस्टीरियर नेर्व्स या कोएना। एक कोएना को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है या फिर दोनों कोएना को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। और इसके जो कलर होगा वो कौन सा होगा, पिंक और पर्पल, पिंकिश या पर्पल। ओके, तो अदर क्लिनिक, फिर सिक्स है वो अदर क्लिनिकल फीचर्स, जिसमें हमने पहले देखे थे लाइक प्रोक्टोसिस, स्वेलिंग ऑफ चीक, फिर इंफ्राटेम्पोरल एक्सटेंशन, अब यहाँ पे ऑब्वियसली नर्व्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, आर्टरीज नर्व्स। तो नर्व कौन कौन सी इन्वॉल्व होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होगी, जहाँ पे इसका डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रक्शन या लीजन हो सकता है। 2, 3, 4 एंड 6 क्रेनियल नर्व्स। ये हो गए इसके क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। सबसे पहला एज और सेक्स, एज 10 to 20 ईयर्स, सेक्स इन द मेल। उसके बाद दूसरा था रिकरेंट एपिस्टेक्सिस। फिर थर्ड नंबर पे था प्रोग्रेसिव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और हाइपोनेजल वॉइस या डी नेजल वॉइस। उसके बाद यूस्टेचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, विच विल लीड टू अल्टीमेटली लीड टू कंडक्टिव हियरिंग लॉस। फिर मास इन द नेजोफेरिंग्स विच इज सिसाइल, लोब्यूलेटेड और स्मूथ एंड कैन ऑब्स्ट्रक्ट वन और बोथ कोएना, एंड दिस कलर इज पिंक और पर्पलिश। और अदर क्लिनिकल फीचर्स में प्रोक्टोसिस, स्वेलिंग, इंफ्राटेम्पोरल एक्सटेंशन और 2, 3, 4, 6 क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। ये हुआ इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक्सरे की जो फाइंडिंग होगी वो कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नेजल सेप्टम, दूसरा ओपेसिफिकेशन ऑफ द साइनस, थर्ड वो होगी जो हमने देखी थी यहाँ स्पिना पैलेटा एंड फोसा में, अगर इसकी साइज एनलार्ज होती गई तो जो मैक्सिलरी साइनस की जो पोस्टीरियर वॉल है वो एंटीरियरली पुश हो जाएगी। ये जो मैक्सिलरी साइनस पूरा एंटीरियर पुश हो जाएगा, और जो पीछे टेरिगोइड प्लेट थी उसका इरोजन होगा या फिर ये पोस्टीरियरली पुश हो जाएगी। तो साइन क्या होगी, एंटीरियर पुशिंग ऑफ मैक्सिलरी साइनस, पोस्टीरियरली इरोजन और पोस्टीरियर पुशिंग ऑफ टेरिगोइड प्लेट्स। ये होगी उसकी एक्सरे फाइंडिंग्स। उसके बाद दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है सीटी स्कैन। ये इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, सो इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। तो सीटी, टाइप ऑफ सीटी कौन सा, CECT, CECT। इसकी फाइंडिंग्स क्या होगी, अब सीटी स्कैन करेंगे तो उससे हम फाइंड क्या कर सकते हैं, जो कितना एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर हुआ है वो फाइंड कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर, कितना बोनी डिस्ट्रक्शन हुआ है वो फाइंड कर सकते हैं, बोनी डिस्ट्रक्शन या डिस्प्लेसमेंट। अब हमने जो है एक्सरे में देखा था, ठीक है, ये सेम हमको सीटी स्कैन में भी दिखेगा। एंटीरियर बोइंग, टेक्स्ट में बोइंग देखा, एंटीरियर बोइंग और पुशिंग ऑफ मैक्सिलरी साइनस। ये एक साइन है, एंटीरियर पुशिंग ऑफ मैक्सिलरी साइनस। दिस साइन इज नोन एज एंट्रल साइन। एंट्रल साइन इसलिए क्योंकि मैक्सिलरी साइनस का दूसरा नाम मैक्सिलरी एंट्रम है, ठीक है, उसकी वजह से एंट्रल साइन या हॉलमैन मिलर साइन। अब ये साइन है, इट इज़ द पैथोग्नोमिक ऑफ एंजियोफाइब्रोमा, एंट्रल साइन और हॉलमैन मिलर साइन। उसके बाद जो थर्ड इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं वो है MRI स्कैन। MRI स्कैन हम तभी करते हैं जब इंट्राक्रेनियल इन्वॉल्वमेंट हुआ हो या इंट्राक्रेनियली एक्सटेंड हुआ हो, इंट्राक्रेनियल इन्वॉल्वमेंट हुआ हो तो ही हम MRI करते हैं, वरना MRI नहीं ज़रूर करते, MRI की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद फोर्थ है वो कैरोटिड एंजियोग्राफी। ये हमें क्या शो करता है, इट शोज द एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूमर, एक्सटेंशन और उसके बाद वास्कुलरिटी ऑफ द ट्यूमर, ओके। तो ये हो गई इसकी इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले एक्सरे, जिसमें DNS दिखेगा हमें, ओपेसिफिकेशन ऑफ साइनस, एंटीरियर पुशिंग ऑफ मैक्सिलरी साइनस, इरोशन और पोस्टीरियर पुशिंग ऑफ टेरिगोइड प्लेट। फिर CT स्कैन विच इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस,
टाइप ऑफ सी टी विच इज CECT, ठीक है। इट शोज द एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर, और कितना बोन डिस्ट्रक्शन हुआ है वो दिखाता है। उसके बाद एक साइन थी एंट्रल साइन या हॉलमैन मिलर साइन, विच इज एंटीरियर पुशिंग ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, एंड इट इज पैथोग्नोमिक ऑफ एंजियोफाइब्रोमा। थर्ड इन्वेस्टिगेशन वो MRI विच इज डन इन इंट्राक्रेनियल इन्वॉल्वमेंट। फोर्थ है वो कैरोटिड एंजियोग्राफी विच शोज एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूमर एंड वास्कुलरिटी ऑफ द ट्यूमर। उसके बाद डायग्नोसिस अगर करना हो, डायग्नोसिस के लिए हम इट इज़ मेनली क्लिनिकल, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस से ही या फिर इन्वेस्टिगेशन से ही हमें पता चल जाता है एंजियोफाइब्रोमा है कि नहीं। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, बायोप्सी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बायोप्सी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी हुआ, हमको पता ही है कि एंजियोफाइब्रोमा में मसल कोट नहीं होता, इसकी वजह से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, तो इसकी वजह से बायोप्सी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और अगर कोई ऑप्शन ना रहे और बायोप्सी करनी पड़े तो हम जनरल एनेस्थीसिया, प्रॉपर मैनेजमेंट के प्रॉपर केयर के साथ हम कर सकते हैं, ब्लीडिंग कंट्रोल प्रॉपरली करने के बाद। अब देखते हैं इसकी मैनेजमेंट ऑफ एंजियोफाइब्रोमा। अब यहाँ पे दो ही चॉइस हो सकती है, या तो हो सकती है सर्जिकल एक्सिशन या फिर रेडियोथेरेपी, या तो सर्जिकल एक्सिशन या तो रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो पेशेंट होता है वो यंग पेशेंट होता है, और रेडियोथेरेपी अगर हम करते हैं तो इट कैन इंड्यूस सेकेंडरी ट्यूमर या कार्सिनोमा, तो इसकी वजह से रेडियोथेरेपी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, इट कैन बी डन ओनली इन इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन ऑफ द एंजियोफाइब्रोमा, ठीक है। रेडियोथेरेपी कब करते हैं? जब जो एंजियोफाइब्रोमा होता है उसकी एक्सटेंशन इंट्राक्रेनियली होगी, एक्सटेंसिव स्प्रेड, ओके, एक्सटेंसिव स्प्रेड इन द इंट्राक्रेनियली। इसकी से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, कौन सा स्टेज होगा? ये होगा स्टेज होगा, वो होगा 3B। 3A था वो लोकल या लिमिटेड स्प्रेड इन द इंट्राक्रेनियली, और 3B है वो एक्सटेंसिव स्प्रेड इन द इंट्राक्रेनियल कैविटी। तो स्टेज 3 में कर सकते हैं हम रेडियोथेरेपी, बाकी नहीं करते बिकॉज इट कैन इंड्यूस सेकेंडरी ट्यूमर। तो जो चॉइस है वो है हमारे पास सर्जिकल एक्सिशन। सर्जिकल एक्सिशन इज द चॉइस, मैनेजमेंट ऑफ चॉइस। अब सर्जिकल एक्सिशन करने से पहले हम बिफोर सर्जिकल एक्सिशन वी हैव टू डू प्री एम्बोलाइजेशन ऑफ आर्टरी ऑफ एंजियोफाइब्रोमा। अब एंजियोफाइब्रोमा का आर्टीरियल सप्लाई कौन होता है? वो होता है मैक्सिलरी आर्टरी, which is the arterial supply of एंजियोफाइब्रोमा। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं? प्री एम्बोलाइजेशन ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, उसके बाद सर्जिकल एक्सिशन। अब सर्जिकल एक्सिशन करने के लिए ये सारी डिफरेंट सर्जिकल अप्रोचेस है। ये सर्जिकल अप्रोचेस विल डिपेंड अपॉन द ओरिजिन एंड एक्सटेंशन ऑफ द एंजियोफाइब्रोमा, ठीक है। उस हिसाब से हम कौन सी सर्जिकल अप्रोच करनी है वो डिसाइड करते हैं। सबसे पहले ये ट्रांसपैलेटल, कि हम पैलेट के थ्रू नीचे से जाते हैं इन द नेसोफेरिंग्स, वहाँ से रिमूव करते हैं। दूसरी ट्रांसपैलेटल प्लस सबलेबियल, इस अप्रोच का दूसरा नाम है सार्डन्स अप्रोच। दूसरी ये हो गई। फिर थर्ड है वो एक्सटेंडेड लैटरल राइनोटोमी, ठीक है। जो लैटरल फोल्ड ऑफ द नोज होता है, ये सपोज हमारा यहाँ पे नोज होता है तो लैटरल बॉर्डर ऑफ द नोज कह सकते हैं, वहाँ पे इंसिशन देते हैं, ठीक है, लैटरल राइनोटोमी। वहाँ से हम जाते हैं वाया द फेशियल इंसिशन। फिर दूसरा वो है डी ग्लविंग अप्रोच, जहाँ पे हम सब लेबियल इंसिशन देते हैं, यहाँ इसकी वजह से, ताकि जो एक्सटर्नल स्कार होता है इन द फेशियल इंसिशन वो ना हो सके। सबसे पहले हो गई फेशियल इंसिशन, जहाँ पे हम लेटरल बॉर्डर ऑफ द नोज में इंसिशन देते हैं। दूसरी डी ग्लविंग अप्रोच, जिसमें हम सब लेबियल इंसिशन देते हैं, सब लेबियल इंसिशन। उसके बाद एक्सटेंडेड डेंकर अप्रोच, इंफ्राटेम्पोरल फोसा के थ्रू हम जा सकते हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी हम कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक। फिर ट्रांसमैक्सिलरी, ठीक है, वी कैन अप्रोच थ्रू मैक्सिलरी साइनस, और ये अप्रोच का नाम है ली-फोर्ट-1 अप्रोच। ये हो गई सर्जिकल अप्रोचेस, इसको सिंपली याद रख लो तो ये बहुत है। और जो मोस्ट कॉमन सर्जिकल अप्रोच, ठीक है, अगर जो एंजियोफाइब्रोमा है वो प्रेजेंट होता है इन द नेसोफेरिंग्स, देन वी गो थ्रू द ट्रांसपैलेटल अप्रोच। अब एंजियोफाइब्रोमा की सर्जरी के थ्रू हाई ब्लड लॉस होगा, ठीक है, अप्रोक्स 2 लीटर ब्लड लॉस होता है। उसकी वजह से हम ब्लीडिंग को स्टॉप करनी होती है, उसकी वजह से हम कोर्स ऑफ एस्ट्रोजन थेरापी देते हैं या क्रायोथेरापी देते हैं,
अब जो एस्ट्रोजन थेरेपी होती है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए एस्ट्रोजन थेरेपी में ड्रग यूज होता है वो है स्टिलबेस्ट्रॉल। ओके, स्टिलबेस्ट्रॉल 2.5 मिलीग्राम 3 टाइम्स पर डे। ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द वास्कुलरिटी ऑफ द ट्यूमर। उसके बाद सर्जिकल के बाद हार्मोनल थेरेपी। ठीक है, हार्मोनल थेरेपी इसलिए क्योंकि ये यंग पेशेंट में होता है 10 या 20 ईयर्स के बीच में, तब प्यूबर्टी होती है, उसकी वजह से हम प्राइमरी थेरेपी प्राइमरी हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं या तो एडजुवेंट हार्मोनल थेरेपी। अब इसमें जो ड्रग यूज़ होता है वो डाइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल प्लस फ्लूटामाइड। ये हो गई हार्मोनल थेरेपी। और लास्ट वो है कीमोथेरेपी। ये हो गई पूरी सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एंजियोफाइब्रोमा। तो दिस इज टिपिकल अपीयरेंस ऑफ जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा। ठीक है, क्या था इसका स्पेसिफिक अपीयरेंस फेशियल, वो है फ्रॉग फेसेस, जिसमें क्या थी, स्वेलिंग ऑफ द चीक। ठीक है, ड्यू टू कंप्लीटली फिलिंग ऑफ इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा प्लस प्रोप्टोसिस। ठीक है, आईबॉल इज पुश्ड एंटीरियरली। तो ये फ्रॉग फेसेस इन द जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा। दूसरी इन्वेस्टिगेशन थी वो थी CECT जो है CT स्कैन। तो ये नॉर्मल CECT है, जहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये मैक्सिलरी साइनस है, मैक्सिलरी साइनस के पीछे है ये टेरिगोइड प्लेट। ओके, इन दोनों के बीच में छोटी सी स्पेस होती है, यहाँ पे ये होती है स्पिनोपैलेटाइन फोसा। यहाँ स्पिनोपैलेटाइन फोसा में होता है स्पिनोपैलेटाइन फोरम। इट इज़ द ओरिजिन ऑफ एंजियोफाइब्रोमा। अब ये साइन है वो क्या थी, एंट्रल साइन या फिर हॉलमैन मिलर साइन, जिसमें क्या था, जो मैक्सिलरी वॉल है, दोनों मैक्सिलरी वॉल है, ये वाली मैक्सिलरी वॉल इट इज़ पुश्ड एंटीरियरली और टेरिगोइड प्लेट पुश्ड पोस्टीरियरली, या फिर इरोजन ऑफ द टेरिगोइड प्लेट हैज़ ऑकर्ड। और यहाँ पे ये जो पूरा मास फील हो गया, ठीक है, पूरा नेजल कैविटी में एक्सटेंड हो गया है, फिर इंफ्राटेम्पोरल फोसा में एक्सटेंड हो गया है, मैक्सिलरी साइनस भी एंटीरियरली पुश हो गया है, टेरिगोइड प्लेट्स पोस्टीरियरली पुश हो गई है। तो ये साइन है एंट्रल साइन या हॉलमैन मिलर साइन। उसके बाद ये एक दूसरा एक्सरे है, यहाँ पे हमको नेजोफेरिंक्स में मास दिखाई दे रहा है। यस, अब ये मास पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल से अटैच नहीं है। ठीक है, उससे क्या कंक्लूड होता है कि ये पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल से ओरिजिनेट नहीं हुआ है, ये नेजल कैविटी से एक्सटेंड होके यहाँ पे आया है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जो मास है और फेरिंजियल वॉल के बीच में क्रिसेंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगी। कि यहाँ पे ब्लैक कलर का अगर आपको लाइन दिख रही है तो क्रिसेंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगी इफ़ नेजल कैविटी से अगर कोई मास एक्सटेंड होके आया है तो। और अगर पोस्टीरियर फेरिंजियल से ही कोई मास ओरिजिनेट हो रहा है लाइक नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा, एंजियोफाइब्रोमा, एडिनोइड हाइपरट्रोफी, तो पूरा एक डिफ्यूज मास प्रेजेंट होगा। ठीक है, इन द नेजोफेरिंक्स लाइक इन दिस इमेज। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी क्रिसेंट ऑफ एयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बिटवीन द मास एंड द पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल। तो ये मोस्ट प्रोबेबली एंजियोफाइब्रोमा हो सकता है या फिर नेजोफेरिंजियल ट्यूमर या एडिनोइड। ये तीनों पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल नेजोफेरिंग से ओरिजिनेट करते हैं। ये हो गई पूरी कंप्लीट एंजियोफाइब्रोमा।